उस टॉपिक का नाम है भूसंचलन, अर्थ मूवमेंट। अर्थ के ऊपर किस प्रकार से मूवमेंट्स चलती है। तो हमने दो प्रकार के फोर्सेस के बारे में बात की थी। एक था इंडोजेनेटिक और दूसरा था एक्सोजेनेटिक या एक्सोजेनेटिक। वे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होते हैं वे इंडोजेनेटिक या अंतर्जात बल कहलाते हैं। और वे बल या वे फोर्सेज जो पृथ्वी के ऊपर संचालित होते हैं उन्हें हम एक्सोजेनेटिक फोर्सेस या बहिर्जात बल कहते हैं। इस सारणी के माध्यम से हमने विभिन्न जो बल एक्सोजेनेटिक और इंडोजेनेटिक का क्लासिफिकेशन किया था कि इंडोजेनेटिक फोर्स तथा एक्सोजेनेटिक फोर्स जो है किस प्रकार से वर्क करते हैं, कौन कौन से उसके प्रकार है। ये क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा आपको। कल तक हमने इन्हें पढ़ा। आज हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और एक एक का अलग अलग करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंतर्जात या इंडोजेनेटिक। इंडोजेनेटिक फोर्स क्या होते हैं? तो वे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होते हैं उन्हें हम अंतर्जात बल या इंडोजेनेटिक फोर्स कहते हैं। अब ये जो फोर्स है जो पृथ्वी के इंटीरियर पार्ट में उत्पन्न होगा वो दो प्रकार से होगा। दो प्रकार से किस प्रकार से हो सकता है? हमें पता है कि पृथ्वी हमारी गोल, ठीक है। कुछ बल ऐसे हो सकते हैं जो सीधे ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। कुछ बल ऐसे हो सकते हैं जो इस प्रकार से हॉरिजेंटली मूव कर रहे हैं। तो दोनों ही प्रकार से इनकी मूवमेंट हो सकती है। तो इंडोजेनेटिक जो फोर्सेज है उन्हें हम दो भागों में या दो प्रकार के मूवमेंट्स यहाँ पर होते हैं। एक होता है क्षैतिज संचलन यानी हॉरिजेंटल मूवमेंट और दूसरा होता है लंबवत संचलन जिसे वर्टिकल मूवमेंट कहा जाता है। ये अंतर्जात बल जितने भी होते हैं ये पृथ्वी के धरातल पर, पृथ्वी के आंतरिक भाग नहीं, पृथ्वी के धरातल पर यानी जो बाह्य भाग है वहां पर क्या करते हैं, ये अनेक विषमताओं को उत्पन्न करते हैं। विषमताओं का अर्थ होता है कि वहां पर एक जैसा धरातल न रखकर वहां पर कहीं पर पर्वत बना देते हैं, कहीं पर पठार बना देते हैं, कहीं मैदान बना देते हैं। तो इस प्रकार से ये अलग अलग प्रकार की विषमताओं को उत्पन्न करते हैं। अर्थ के रूप में प्रत्यक्ष रूप से भू संचलन में संलग्न बलों को अंतर्जात बल कहते हैं, जिनकी उत्पत्ति भू परपटी, ये भू परपटी है, पंपटी नहीं, भू परपटी यानी पृष्ठ, पृष्ठ के आंतरिक भागों में होती है। ऐसे फोर्सेस जो क्रस्ट के इंटीरियर पार्ट में डेवलप्ड होते हैं उन्हें हम अंतर्जात बल कहते हैं। इन बलों के कारण पृथ्वी की सतह पर बृहद यानी लार्ज एंड त्वरित यानी फास्ट परिवर्तन देखे जाते हैं। यानी लार्ज स्केल पर फास्ट चेंजेज जो आते हैं इनके द्वारा धरातल पर आते हैं। अब ये परिवर्तन कौन लाते हैं? तो भूकंप और ज्वालामुखी मुख्य रूप से दो ऐसी घटनाएं हैं जो इन परिवर्तनों को लाती हैं। आगे हम बढ़ते हैं कि इन अंतर्जात बलों की उत्पत्ति का मूल कारण विवर्तनिकी क्रिया है।
नया शब्द आया विवर्तनिकी। विवर्तनिकी क्रिया का अर्थ होता है, इसे टेक्नोटिक्स प्रोसेस कहा जाता है। अब ये टेक्नोटिक्स या विवर्तनिकी क्या होता है, इसे भी हम समझ लेते हैं। पहले इस सेंटेंस को हम पूरा पढ़ लेते हैं कि विवर्तनिकी क्रिया है जो कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में निम्न कारणों से उत्पन्न होती है। कारणों को हम समझते हैं, उससे पहले हम समझ लेते हैं कि ये विवर्तनिक क्रियाएं क्या होती है, टेक्नोटिक्स एक्टिविटीज जो होती है वो क्या होती है। यदि आपके पिछली कक्षाओं में भूगोल रहा है तो आपने एक प्लेट टेक्नोटिक्स का सिद्धांत पढ़ा, प्लेट टेक्नोटिक्स का सिद्धांत पढ़ा होगा, या फिर आपने वैगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को भी पढ़ा होगा, शायद पढ़ा होगा। नहीं है तो हम कभी विशेष दिनों में इन चीजों को पढ़ेंगे। कहा जाता है कि जो पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है, जैसे कि हमने जितने भी जो आइसोस्टेसी की थ्योरी आज पढ़ी है, उसमें कहा गया था कि पृथ्वी का जो सबसे बाहरी भाग है, जिसे हम सियाल कहते हैं, वह उससे ठीक नीचे वाले भाग यानी सीमा पर तैर रहा है। यानी ऊपर का जो हार्ड स्ट्रक्चर है जिस पर हम रह रहे हैं, जिस पर हमारे महाद्वीप बने हुए हैं, ये महाद्वीप जो है वे किसके बने हुए हैं, सियाल के बने हुए। और सियाल जो है वो सीमा पर तैर रहा है। ये ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से हम पानी के एक बर्तन में कुछ लकड़ी के टुकड़ों को डाल दें, तो हम देखेंगे कि ये लकड़ी के जो टुकड़े हैं वो आपस में टकराते हैं, कभी एकदम टकराकर एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, कभी टकराकर एक दूसरे से टकराकर कोई हिस्सा पानी के अंदर डूब जाता है तो कोई पानी से ऊपर भी उठ जाता है। तो इस प्रकार की मूवमेंट होती रहती है। इसी प्रकार की मूवमेंट को कहा जाता है विवर्तनिकी क्रिया। तो अंतर्जात बल यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो बल उत्पन्न होते हैं, उनका मूल कारण वो क्यों उत्पन्न होते हैं, तो उसके पीछे जो रीजन है वो है टेक्नोटिक्स एक्टिविटी। जो कैसे संपन्न होती है, तो उसके जो कारण कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला जो कारण है उसका उच्च तापमान संचय। कहा जाता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में रेडियो एक्टिव पदार्थ या रेडियोधर्मी पदार्थ पाए जाते हैं, जिस कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग में बहुत अधिक मात्रा में तापमान पाया जाता है। तो ये जो अधिक तापमान पाया जाता है, का एक उदाहरण हमने जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के स्रोत पढ़ रहे थे, तब भी हमने देखा था कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर गहराई की ओर जाते हैं, डेप्थ की ओर जाते हैं, वहां पर टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और ये टेम्परेचर इंक्रीज होने की जो रेट है, दर है, वो 32 मीटर की गहराई पर आपको 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उच्च मिलेगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसमें हमने पढ़ा था कि शुरू के 100 किलोमीटर में यही रेट चलती है, 100 से 300 पर जाते हैं तो ये 12 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, उसके बाद और स्थितियां बदल जाती हैं। तो ये परिवर्तन होता रहता है, लेकिन हमें पता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान अधिक होता है, उसके पीछे जो रीजन है वो है रेडियो एक्टिव पदार्थ। इन्हीं के कारण विवर्तनिक क्रियाएं होती है। दूसरा, संवहनीय तरंगों का परिसंचरण। नया शब्द आया कि ये संवहनीय तरंगे क्या होती है। कन्वेंशनल वेव्स। कन्वेंशनल वेव्स क्या होती है, इसको भी हम समझ लेते हैं। इसको हम एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी हम पानी को गर्म करते हैं, तो गर्म होने के बाद उसकी जो वाष्प होती है वह ऊपर की तरफ चली जाती है। ऐसा क्या कारण है कि वह ऊपर की ओर चली जाती है। मान लीजिए ये हमारा बर्तन है और बर्तन काफी ऊंचाई पर
जहां पर आप खाने बनाने का जो स्टैंड है उस पर पड़ा हुआ है, तो भी वो ऊपर जा रही है। वो चाहती तो वो नीचे भी तो आ सकती। तो ऐसा क्या कारण है कि ये ऊपर की ओर बढ़ रही है? तो सीधा सा हमारा उत्तर यही रहेगा कि ये हवाएं गर्म होती है, और जो हवाएं गर्म होती हैं वो हल्की होती है। हल्की होने के कारण वह ऊपर की ओर उठती है। तो जो हवाएं या जो तरंगे गर्म होने के बाद ऊपर की ओर उठती है, उन्हें हम कहते हैं संवहनीय तरंगे, कन्वेंशनल वेव्स के नाम से जानते हैं। तो ये कब कन्वेंशनल वेव्स जब निकलती है, अब वेव्स क्यों निकलती है? क्योंकि नीचे के जो पदार्थ है वो काफी हॉट है, वो काफी गर्म है, और गर्म होने के कारण यहाँ से कन्वेक्शनल करंट्स या कन्वेक्शनल वेव्स उठती है, वो ऊपर उठती है। अब ऊपर उठती है तो आप देखेंगे कि ऊपर तो चट्टानी पदार्थ है, उसके ऊपर सीमा, स्याल, निफे, ऐसी परतों से ये ढका हुआ है। तब ये हवाएं या जो कन्वेक्शनल वेव्स क्या होगी, नीचे से क्या लगाएगी? धक्के लगाएगी। धक्के क्यों लगाएगी? क्योंकि हवा जो होती है, जैसे कि हम एक प्रेशर कुकर का उदाहरण देखें, तो प्रेशर कुकर में जब हवाएं बहुत अधिक हो जाती हैं तो वे हवाएं ऊपर की ओर उठकर बाहर निकलने का प्रयास करती है, और इसी का प्रतिफल होता है कि कुकर पर जो सीटी, जो वाल्व लगा हुआ होता है, वह वाल्व ऊपर उठकर उन हवाओं को निकलने देता है। मान लीजिए कि वह वाल्व नहीं होता तो क्या होता? वह नहीं होता तो वो धक्के लगाता। बिना कुकर के जब हम पानी गर्म करते हैं और बर्तन के ऊपर पानी को भरकर ऊपर ढक्कन लगा दिए, जैसे जैसे गर्म होगा आपको लगेगा कि उसका जो ढक्कन है वो काफी ऊपर नीचे हो रहा है। नीचे, हाँ कुछ नेटवर्क इशू, हाँ कनेक्ट हो गए वापस। धक्के लगाती है, इसका अर्थ ये है कि नीचे से ये संवहनीय तरंगे जो होती हैं वह आपको नीचे से प्रेशराइज कर रही है, और प्रेशराइज करने के कारण ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो मूव कर रहा है। इसी कारण ये घटनाएं यानी विवर्तनिक क्रियाएं घटित होती है। तापमान अधिक है और नीचे से ऐसी तरंगे उठ रही हैं जो ऊपर के धरातल को डिस्टर्ब कर रही है, तो उसके कारण धरातल के नीचे से धक्के जो लगते हैं, उन्हीं धक्कों के प्रभाव के कारण, उन्हीं धक्कों के प्रभाव के कारण ऊपर का जो स्ट्रक्चर है उसमें विषमताएं आती है। आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गए कारण, क्योंकि विवर्तनिक क्रियाएं होती हैं जो पृथ्वी के आंतरिक बलों के द्वारा होती हैं। ये विवर्तनिक क्रियाएं दो कारणों से, उच्च तापमान, संवहनीय तरंगों से उठती है और पृथ्वी के ऊपरी धरातल पर बदलाव लाती है। तापीय अंतर से चट्टानों में होने वाले फैलाव एवं संकुचन, यानी जब कोई चट्टान फैलती है इस तरफ से और इस तरफ से फैल रही है, तो उसको जगह ज्यादा चाहिए। अब फैलेगी कैसे? कि किसी वस्तु को अगर हम गर्म करेंगे तो गर्म करने के कारण वह इंक्रीज होगी, वह बढ़ेगी, तो वह फैलेगी। या फिर उसका टेम्परेचर कम हो जाता है तो वह कॉम्प्रेस हो जाएगी, वह संकुचित हो जाएगी। दोनों ही क्रियाओं के कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग में मूवमेंट शुरू होती है। उसी मूवमेंट के कारण पृथ्वी के बाहरी हिस्से पर जहां पर हम रहते हैं वहां पर विभिन्न क्रियाएं घटित होती हैं, भूकंप आता है या ज्वालामुखी जैसी घटनाएं होती है। इस तीव्रता के आधार पर अंतर्जात बलों को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अंतर्जात बलों को हमने
दो भागों में डिवाइड किया। एक तो हो गया सडन, आकस्मिक, एकदम अचानक, और दूसरा है दीर्घकालिक। दीर्घकालिक जिसे हम पटल विरूपणी संचलन या डायस्ट्रोफिक मूवमेंट भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो इंडोजेनेटिक जो फोर्स है, उस इंडोजेनेटिक फोर्सेस को हमने दो भागों में डिवाइड किया। एक तो हो गया सडन मूवमेंट और एक हो गई डायस्ट्रोफिक मूवमेंट। सडन मूवमेंट किस प्रकार से होती है, यानी इस प्रकार की मूवमेंट में घटनाएं जो होती हैं वो अचानक होती है, आकस्मिक होती है, एकदम सडनली भूतल के ऊपर या नीचे विनाशकारी परिवर्तन हो जाता है, जिसके अंदर भूकंप और ज्वालामुखी को शामिल कर सकते हैं। जब हम बात करें दीर्घकालिक संचलन या डायस्ट्रोफिक मूवमेंट या पटल विरूपणी संचलन, तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि ये जो घटनाएं होती हैं बहुत मंद गति से, सडनली नहीं होता, बहुत धीरे धीरे कार्य करते हैं, और जो परिवर्तन आते हैं वो सडनली नहीं आते हैं। हजारों लाखों वर्षों बाद पता चलता है कि इस प्रकार की घटनाएं हो गई। तो घटनाएं जो अंतर्जात बलों द्वारा निर्मित है, एकदम अचानक होने वाली घटनाएं, सडन मूवमेंट, जो धीरे धीरे होती है, उसे कहा जाता है पटल विरूपणी संचलन। अब पटल विरूपणी संचलन को भी हमने दो भागों में डिवाइड किए। कौन से हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। सबसे पहले हम आकस्मिक संचलन की बात करते हैं। आकस्मिक ऐसे अंतर्जात बल जो अचानक उत्पन्न होकर त्वरित गति से क्रिया करते हैं। ऐसे बलों की समयावधि, जो टाइम ड्यूरेशन होती है, कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट या कुछ घंटों हो सकती है, लेकिन इतने ही अल्प समय में, बहुत ही कम समय में बहुत बृहद यानी लार्ज स्केल पर चेंजेस लाने में ये समर्थ होते हैं। इसके अंतर्गत हम तीन प्रमुख क्रियाओं को शामिल कर सकते हैं। भूकंप बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा नुकसान करता है। ज्वालामुखी भी इसी प्रकार से कम समय में पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न अनियमितताएं या असमानताएं उत्पन्न करता है। यहाँ पर असमानताएं याद रखिएगा कि जितने भी जो अंतर्जात बल है वो धरातल पर असमानताएं उत्पन्न करते हैं। इसको हम कह सकते हैं कि ये बिखेरने का काम करते हैं। और जो बहिर्जात बल जो होते हैं वो समेटने का काम करता है या साफ करने का काम करते हैं। तो भूकंप और ज्वालामुखी धरातल पर सभी चीजें बिखेर देते हैं। इसके अलावा आता है भूस्खलन, लैंडस्लाइडिंग। लैंडस्लाइडिंग क्या होता है, ये आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि जब ऊंचे स्थलों के ढाल पर, यानी जो पहाड़ी भाग है, उस पहाड़ी भागों के ढाल पर स्थित या घाट के दोनों, घटानों का अर्थ है क्या, ढाल के दोनों, हमको इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं जैसे कि मान लीजिए ये आपकी पहाड़ी है, पहाड़ी के बीचों बीच में यहाँ से कोई रास्ता निकल रहा है, तो यहाँ पर जो पदार्थ पाए जाएंगे वो अचानक से भर भरा कर यहाँ पर नीचे रोड पर आ जाते हैं। तो ये जो ढलान वाले पदार्थ जब सरक कर नीचे आ जाते हैं तो इन्हें कहा जाता है भूस्खलन या लैंडस्लाइडिंग। तो लैंडस्लाइडिंग एक ऐसी घटना है जो मुख्यतः ऐसे भागों में होती है जहां पर पहाड़ी क्षेत्र हो। तो पहाड़ी क्षेत्रों से संबंधित इस प्रकार की जो घटना है उसे भूस्खलन कहा जाता है। आकस्मिक संचलन समझ गए होंगे आप। फिर दीर्घकालिक या पटल विरूपणी संचलन की बात करते हैं, डायस्ट्रोफिक मूवमेंट। डायस्ट्रोफिक मूवमेंट जो धीमी गति से कार्य करती है, इसके परिणाम अचानक नजर नहीं आते हैं। करोड़ों वर्षों के बाद हमें पता चलता है या लाखों वर्षों के बाद हमें पता चलता है कि इस प्रकार की मूवमेंट हुई। तो इस पटल विरूपणी संचलन के अंतर्गत
पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होने वाली, क्योंकि हम पढ़ अंतर्जात बल ही रहे हैं, क्षैतिज एवं लंबवत दोनों गतियों को शामिल किया जाता है। लंबवत यानी ऐसी एक्टिविटी जिसमें धरातल ऊपर नीचे होता है, क्षैतिज ऐसी एक्टिविटीज जिसमें धरातल दाएं और बाएं सरक जाता है। इस प्रकार से हम इसमें दोनों ही जो घटनाएं होती हैं उसको हम शामिल कर सकते हैं। और क्या विशेषता होती है कि पटल विरूपणी बल जो होते हैं वो मंद गति से कार्य करते हैं, बहुत धीरे धीरे, और इसका प्रभाव हजारों वर्षों बाद परिलक्षित यानी शो होता है, यह दिखता है, तथा वृहदाकार बहुत बड़े बड़े स्थल रूपों का निर्माण होता है। यानी बहुत बड़े बड़े का अर्थ हो गया कि बहुत बड़ा पर्वत बन गया, महाद्वीप बन गया, या बड़ा सा द्वीप बन गया। तो इस प्रकार की जो घटनाएं होती है वो काफी धीरे धीरे घटित होती। दीर्घकालिक जो बल होते हैं उनकी दिशा एक समान नहीं होती। इस दिशा के आधार पर इन्हें भी हमने दो भागों में डिवाइड किया है। एक है महादेश या महाद्वीप निर्माणकालिक बल, एपिरियोजेनेटिक फोर्स। ये क्लासिफिकेशन आप ज्यादा बेहतर तरीके से कब कहाँ समझेंगे, जो सारणी हमने देखी है सबसे पहले वाले स्लाइड में, मैं आपके साथ ये फाइल शेयर करूंगा। तो जो सारणी वहां पर बनी हुई है उस सारणी के हिसाब से आप चलोगे तब आपको पता चलेगा कि ये किस प्रकार से क्लासिफिकेशन हुआ है। यहाँ पर आपको समझना है कि जो नाम यहाँ पर लिखा गया है उसका वास्तव में अर्थ क्या होता है। तो महादेश जनक या महाद्वीप निर्माणकारी बल, या जिसे एपिरियोजेनेटिक मूवमेंट कहा जाता है। एपिरियोजेनेटिक जो वर्ड है वह वर्ड लिया गया है, कौन सी लैंग्वेज की बात करें तो ये जो वर्ड है लिया गया है ग्रीक वर्ड, ग्रीक जो भाषा है उसके एपिरोज से लिया गया, और जिसका अर्थ होता है महाद्वीप। और दूसरा शब्द है जेनेसिस, एपिरियो ये वाला, इसका अर्थ होता है महाद्वीप, और ये है जेनेटिक, जेनेटिक सब वर्ड बना है जेनेसिस से, इसका अर्थ होता है उत्पत्ति। तो दो शब्दों से इसका मिलन होकर इस शब्द एपिरियोजेनेटिक का निर्माण हुआ है, और इसका अर्थ होता है कि महाद्वीपों में उत्थान, अपलिफ्ट की प्रोसेस। अब ये जो अपलिफ्ट होता है ये किस प्रकार से होता है, क्लासिफिकेशन के भी अंदर क्लासिफिकेशन आएगा, आगे हम समझ लेते हैं। इसके बाद दूसरा क्या होता है, पर्वत निर्माण। एक ऐसा बल है जिससे महाद्वीप बन रहे हैं, तो महाद्वीप बनने की जो प्रोसेस है वो काफी धीरे। आने वाले समय में आप देखेंगे कि जैसे कि महाद्वीपों की बात कर रहे हैं तो महाद्वीपों की में हम उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, या अंटार्कटिका की बात करते हैं। इसके अलावा भी अगर कहा जाता है कि जिलैंडिया नाम का भी एक महाद्वीप अस्तित्व में आ रहा है, तो आपके लिए काफी एक अच्छा रहेगा दिमाग में कि इस प्रकार का भी एक कोई महाद्वीप हो सकता है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि जिलैंडिया नाम का एक नया महाद्वीप आपको नजर आएगा। तो वो महाद्वीप कैसे आया, तो आने वाले समय की बात कर रहा हूँ, यानी अभी वो बन रहा है। तो धीरे 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 जो बनता है उसे हम पटल विरूपणी या दीर्घकालीन संचलन कहते हैं। पर्वतों का जो निर्माण होता है वो भी एक काफी लंबी प्रक्रिया के बाद होता है, और इस पर्वत निर्माणकारी जो बल होते हैं उन्हें हम ओरोजेनेटिक मूवमेंट कहते हैं। ये भी वर्ड ग्रीक वर्ड है जिसमें ओरोज, OROS, यहाँ पर ओरोज ग्रीक वर्ड जो ओरिजिनल जो है वो है ओरोज। ओरोज का जो अर्थ होता है वो होता है पर्वत, और जेनेसिस का अर्थ होता है उत्पत्ति, यानी वह बल जिनसे पर्वतों का निर्माण होता है।
वह कहलाता है ओरोजेनेटिक, और वह बल जिससे महाद्वीपों का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं एपिरियोजेनेटिक। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं कि भाई जो महादेशीय संचलन या एपिरियोजेनेटिक जो बल होता है वो कैसे वर्क करता है। इसमें दो प्रोसेस काम करती है। एपिरियोजेनेटिक फोर्सेस में दो क्रियाएं शामिल की जाती हैं, जिसमें सबसे पहले है, बात करते हैं ऐसे अंतर्जात बल जो लंबवत रूप में कार्यरत होते हैं, अर्थात ये बल अपने उद्गम स्थल से ऊपर या नीचे संचालित होते हैं। यानी मान लीजिए कि कोई चट्टान, हमने कहा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कुछ ऐसे संवहन तत्व पाए जाते हैं, उस रेडियो एक्टिव पदार्थों के द्वारा या संवहनीय धाराओं के कारण जब धरातल ऊपर या नीचे संचालित होता है। मान लीजिए, देखिए इसको, हम इसको व्हाइट बोर्ड पर समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये हमारी पृथ्वी, ठीक है। अब इस पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैं कहूं कि यहाँ पर कोई ऐसी संचलन या ऐसी मूवमेंट हो जाती है, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कोई एक मूवमेंट हो गई, या यहाँ पर इस प्रकार से कोई चट्टान टूट गई, चाहे वो खींचकर टूट गई हो या दबकर, टेंशन फोर्स से या कंप्रेसर फोर्स, तो ये कोई भाग ऊपर उठ जाता है। ऊपर उठेगा तो क्या होगा कि ये जमीन पर, धरातल के ऊपर यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना देगा कि ये भाग पृथ्वी के धरातल से ऊपर उठ गया। या फिर क्या हो सकता है कि पृथ्वी का कोई हिस्सा ये यहाँ पर नीचे की तरफ मूव कर जाता है। ठीक है, ये ऊपर नीचे हो रहे हैं, दोनों ही भाग ऊपर नीचे हो रहे हैं। जो ऊपर की तरफ होता है उसे हम कहते हैं अपवर्ड मूवमेंट, उसे हम कहते हैं अपवर्ड मूवमेंट। तो हमने कहा कि अर्थात ये बल अपने उद्गम स्थल से ऊपर या नीचे संचालित होते हैं। इस आधार पर महाद्वीप निर्माणकाली बल को भी हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक है ऊपरी मुखी बल या संचलन, ऊपरी मुखी संचलन या ऊपरी मुखी बल, अपवर्ड फोर्स। ठीक है, अब इस बल के कारण क्या होता है, महाद्वीपों में दो तरह के उत्थान होते हैं। महाद्वीप का भाग अपने समीपस्थ यानी उसके नियरेस्ट जो पार्ट पोर्शन है उससे ऊपर उठ जाता है, तो उसे उत्थान या उभार कहते हैं, अपलिफ्ट। ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं, जैसे कि ये कोई स्थलीय भाग है। ठीक है, स्थलीय भाग है, और स्थलीय भाग का कोई हिस्सा किसी प्रकार की मूवमेंट होने के पश्चात की बात करते हैं कि एक प्रोसेस हुई, और प्रोसेस के माध्यम से ये भाग यहाँ पर ऊपर उठ गया। ठीक है, यहां से ये ऊपर उठ गया। इस प्रकार से जब ऊपर की तरफ कोई भाग उठ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, अपलिफ्टमेंट। ठीक है, इसी प्रकार से मान लीजिए कि सागर के पास का कोई क्षेत्र है, ये यहाँ पर पानी भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर महाद्वीप का तटीय भाग जब सागर तल से पहले पहले ये सागर में डूबा हुआ है। ठीक है, और अगर ये भाग यहां से निकलकर ऊपर की तरफ आ जाता है, पानी में डूबा, ये पानी में नहीं डूबा हुआ है, पानी में नहीं डूबा है, तो इसे हम कहते हैं अपलिफ्ट। ठीक है, और पानी में डूबा हुआ भाग अगर इस प्रकार से ऊपर उठ जाता है, ये भाग पहले पानी में डूबा हुआ था, लेकिन अब पानी से
बाहर निकल गया। इस प्रकार की जब सिचुएशन होती है तो इसे कहते हैं निर्गमन, इमरजेंस। इसे कहते हैं इमरजेंस, EMERGENCE। इमरजेंस आगे आ जाएगा। और ये है अपलिफ्ट। दोनों ही प्रोसेस सेम है। एक भाग महाद्वीपीय भाग है जो पानी में नहीं डूबा हुआ है, वह ऊपर उठ जाता है तो उसे अपलिफ्टमेंट कहते हैं। और जो भाग पानी में डूबा हुआ है वह बाहर आता है तो उसे इमरजेंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसा कहा गया महाद्वीप का वह भाग जो जलमग्न है वह सागर तल से ऊपर उठ जाता है तो उसे निर्गमन, उमज्जन या इमरजेंस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर आते हैं अधोमुखी संचलन। देखिएगा इससे पहले हमने इसको दो भागों में बांटा। किसे? महाद्वीप निर्माणकारी जो बल है उसको हमने दो भागों में बांटा। एक तो था ऊपरी मुखी, यहां पर हो गया। नेक्स्ट हम अधोमुखी संचलन करते हैं, डाउनवर्ड। यहां पर उस दो पिछले वाली जो स्लाइड थी उसमें दोनों ही भाग ऊपर उठ रहे थे। ये है जिसमें दोनों ही भाग नीचे की तरफ जाएंगे। तो इसमें दो प्रकार के धसाव होते हैं। एक ऐसी स्थिति जिसमें स्थलीय भाग जिस पर हम रहते हैं वह अगर नीचे चला जाता है तो उसे अवतलन कहते हैं। ठीक है, चलाते हैं। अधोमुखी संचलन या अधोमुखी बल या अधोमुखी डाउनवर्ड फोर्स के कारण धसाव की प्रक्रिया होती है जो दो प्रकार के। अब धसाव किस प्रकार से होगा? अगर धसाव स्थलीय भागों में है तो उसे अवतलन कहेंगे, और वही अगर जलीय भाग में है तो उसे निमज्जन कहेंगे। यहां पर मैं चारों को समझाऊंगा आपको कि किस प्रकार से हमने कहा है। यहां पर हमने दो प्रकार के संचलन को पढ़ा है। एक है ऊपरी मुखी यानी अपवर्ड मूवमेंट, और एक है डाउनवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड मूवमेंट में हमने क्या किया कि मान लीजिए ये स्थलीय भाग ये हो गया, यहां पर जलीय भाग, वापस यहां पर मैं बना देता हूं स्थलीय भाग, और यहां पर मैं बना देता हूं जलीय भाग। ठीक, यहाँ पर पानी भरा हुआ है और यहाँ पर भी मान लेता हूँ पानी भरा हुआ। पहली प्रोसेस जिसमें हमने ऊपरी मुखी संचलन या अपवर्ड मूवमेंट में अगर भाग कोई ऊपर उठ जाता है, कहां से? स्थलीय भाग है, वहां से कोई भाग इस प्रकार से ऊपर की होगा, इस प्रकार से आ गया तो उसे तो कहेंगे हम अपलिफ्ट। ठीक है, और कोई पानी में डूबा हुआ भाग है वो नीचे चला गया तो उसे कहेंगे इमरजेंस, निर्गमन। ठीक है, ये देखो ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, सॉरी ये दोनों ही ऊपर ऊपर है। ये पानी वाले भाग से ऊपर आ गया। तीर का निशान थोड़ा सा बता दीजिएगा। मैं इसमें दोनों ही जो क्रिया है वह ऊपर की तरफ हो रही है, अपवर्ड की बात। पानी में डूबा हुआ था और वह भाग ऊपर की तरफ आ गया। यहाँ पर दोनों दोनों क्रियाएं जो होगी वो नीचे की तरफ होगी। ठीक है, ये भाग भी नीचे की तरफ आएगा। अब कैसे आएगा कि अगर स्थलीय भाग का कोई हिस्सा नीचे चला जाता है, स्थलीय भाग का कोई हिस्सा नीचे चला जाता है तो उसे सब्सिडेंस कहा जाएगा। अगर पानी वाला हिस्सा अगर नीचे चला जाता है तो उसे सबमर्जेंस के नाम से जाना जाएगा। तो इस प्रकार से ये था हमारा
अंतर्जात बल। इसी प्रकार से बहिर्जात बल की बात करते हैं, ऐसे परिवर्तनकारी बल जिनकी उत्पत्ति एवं प्रभाव पृथ्वी की सतह पर होता है, क्योंकि अंतर्जात बल होते हैं वो पृथ्वी के अंदर कार्यरत करते हैं, ये रहते हैं पृथ्वी के बाहरी सतह पर, जिसमें अनाच्छादन या डेनुडेशन की प्रोसेस को शामिल किया जाता है। अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण की क्रिया इसमें शामिल होती है। अपर्दन के कारक कौन कौन से होते हैं, तो पवन, नदी, हिमानी और तरंग इसके कारण होते हैं। और अंतर्जात जो बल होते हैं उनके द्वारा उत्पन्न जितनी भी जो असमानताएं होती हैं उनको दूर करने का जो कार्य है, या उनको साफ करने का जो कार्य है, परिमार्जित करने का कार्य अंतर्जात बहिर्जात बल द्वारा किया जाता है। ये समतल स्थापक बल भी कहलाता है। इन बलों के प्रभाव के कारण, या इन बलों का जो प्रभाव है सभी जगह एक समान नहीं होता है। आगे का जो अध्ययन रहेगा, नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसके अंदर हम करेंगे